हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। बेसिकली आज हम लोग जुड़े हैं चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसका वन शॉट लेके इसके अंदर हर एक कॉन्सेप्ट को आपको कराया जाएगा जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट हो जाए क्रिस्टल एंड क्लियर। चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जो हर बार मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन बोलता हूं उसी को मैं बोलता हूं, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। सीयूईटी और बोर्ड्स और किसी भी एग्जाम के अंदर टॉप वही करेगा जो करेगा मेहनत बहुत सारी। तो भैया आप सभी को मेहनत करनी है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कहानी आती है कि सर ये मूविंग जो चार्ज, ये चैप्टर का नाम है, ये कहां से आया, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहां से आया। तो कहानी की शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 1 से। आप सभी को पता है चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो चार्ज था वो क्या हुआ था, रुका हुआ था, जिसकी वजह से वो हमें क्या दे रहा था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन सर जब हमारे चार्ज ने मूव करना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, तो उसके बाद में क्या हुआ कि सर वहां पे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखा। अब यहीं पे ये कहानी आती है कि सर जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के थ्रू फ्लो करता है और उससे एसोसिएट अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो जो इफेक्ट होता है हमारा, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि सर कैसे समझ में आएगा, समझने का तरीका है कि जब आप लोगों के पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो अगर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज हम लोग बताएंगे। बट इतना सा आपको याद रखना है कि भैया करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने चारों तरफ क्या करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके अंदर होने वाले करंट फ्लो के ऊपर। बस इतना सा भी आपको दिमाग में रखना है। अब इसकी शुरुआत होती है कहां से, हमारे एक ऑरस्ट्रोड नाम के साइंटिस्ट थे। अब वो क्या कर रहे थे, लैब के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने कुछ प्रयोग कर रहे थे, तो उस टाइम पे देखा कि यार एक सर्किट जो बना हुआ है, कुछ कर रहे थे वो, लेकिन सर्किट जो बना हुआ है उसके पास एक निडल रखी हुई है, और निडल जो वायर के पास रखी हुई है उसके अंदर क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। उन्होंने सोचा यार ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने इस पूरी स्टडी को किया। तो हमारे जो एक डेनिश फिजिशियंस थे जिसका नाम था, अगर मैं बोलूं तो ऑरस्ट्रोड, क्या था, ऑरस्ट्रोड। ऑरस्ट्रोड ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने देखा कि यार जब भी करंट कैरिंग कोई वायर होता है, उसके अंदर करंट फ्लो होता है, तो वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखता है। तभी जाके क्या होता है, निडल के अंदर हम लोगों को डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जैसे यहां पे नजर आ रहा है कि जब तक हमारा की क्लोज नहीं है तब तक क्या है, इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इस निडल के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन सर जैसे ही इसको क्लोज किया तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, निडल के अंदर हम लोगों को डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब उन्होंने देखा कि यार अगर ये निडल के अंदर डिफ्लेक्शन एक साइड में हो रहा है तो क्या मैं इसकी डायरेक्शन अगर रिवर्स कर देता हूं तो क्या यहां पे डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, क्या डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो वही उन्होंने किया, और जैसे ही इन्होंने यहां पे डायरेक्शन को चेंज किया, डायरेक्शन को चेंज होने के बाद में यहां पे देखने को मिला कि यार डिफ्लेक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। तो यह पूरी कहानी थी जिसको हम लोगों को समझनी थी कि भैया मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे आया, किस तरीके से हुआ। क्योंकि जब भी कोई स्टेशनरी चार्ज होता है तो सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि सर अगर मेरे पास कोई करंट, या मैं बोलूं कोई भी वायर का एक एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, तो फिर क्या होगा। उसको दिया हमारे बायो-सावर्ट लॉ ने। क्या किया, हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बायो-सावर्ट, और बायो-सावर्ट जी ने अपना एक लॉ दिया। उस लॉ के अंदर उन्होंने बताया कि अगर आप लोगों के पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है और उससे कोई पॉइंट पी अगर हम लोग लेते हैं, भैया देखो मान लीजिए ये तुम्हारे पास करंट कैरिंग वायर है। मान लिया कि सर ये मेरे पास क्या है, करंट कैरिंग वायर है, और इस करंट कैरिंग वायर से मैंने क्या किया, ये मेरे पास करंट कैरिंग वायर अगर है तो मैंने क्या किया, इससे पी डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, इससे पी डिस्टेंस के ऊपर, मान लीजिए इस पेन को मैंने यहां पे जो लगाया, ये क्या है, पी डिस्टेंस के ऊपर इसकी नोक है, इसके ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा, तो यही हमें बताया बायो-सावर्ट लॉ ने अपने फॉर्मूले के थ्रू। उन्होंने यहां पे पूरा ड्राइव किया। अब ड्राइव कैसे किया, एक चीज मुझे बताइए, अगर इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो हो रहा है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, मेनली किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। बोला सर इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, करंट के ऊपर। क्यों, क्योंकि सर जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यार जब करंट कैरिंग वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब सीधा सीधा ये देखने को मिला कि अगर हमारे पास कोई भी वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके, करंट की वैल्यू पे। जितना ज्यादा करंट की वैल्यू उतना मैग्नेटिक फील्ड, जितना करंट की कम वैल्यू उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा होता है। बोलो सर ओके।
सेकंड चीज पे आते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ कि यहां पे जितनी वायर की लेंथ होगी क्या उस पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? क्या जितनी वायर की लेंथ होगी उस पर डिपेंड नहीं करेगा? बोले सर ऑब्वियसली करेगा। मैंने वायर अगर इतना सा लिया है तो इतना उसके तरफ चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैंने वायर बहुत बड़ा ले लिया तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी कि सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर ये डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डीएल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डीएल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इसकी लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि ये चीज मुझे समझ में आ गया। अब मैं बोलता हूं कि सर और क्या होगा? बोला बेटा अब एक चीज बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? बोला सर ये डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा दूर हम लोग इसको लेके जाएंगे वैसे ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम होता जाएगा। लेकिन जितना इसके पास आऊंगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि जो इनके बीच की लेंथ है उसके क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि सर ये जैसे हमने ओम्स लॉ में पढ़ा हुआ है वो आ गया। अगर इन सबको मैं एक साथ लिखना चाहूं और बोला सर डीबी जो होगा ना वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन थीटा के। किसके? साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कौन सा है, किस तरीके से, मेरे को एक चीज कोई बताएगा? अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं तो मेरे को एक चीज बताइए, साइन थीटा पे कैसे डिपेंड करेगा? बोले सर साइन थीटा पे इसलिए डिपेंड करेगा क्योंकि ये एंगल भी तो है ना भाई, ये एंगल कितना है, एंगल भी तो बन रहा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये साइन थीटा। अब इस सबको एक साथ लिखोगे तो क्या आ जाएगा? बोला सर डीबी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है बेटा? आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। और यहां पे हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं, के की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो गया है आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइडेड बाई हो जाएगा आर स्क्वायर। बोलो राइट है नहीं है? म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा हो गया और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आप सभी का हो गया। भैया म्यू नॉट क्या होता है? बोला सर म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? बोला परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम की हम लोग यहां पे बात करते हैं। अगर यहां पे तुम लोग देखोगे इस म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? बोला सर इसकी वैल्यू हो जाती है 10⁻⁻⁷। यूनिट क्या होगी? बोला सर यूनिट के लिए हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, ये कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम्पियर इंटू में मीटर, तो मीटर से मीटर गया क्या आ जाएगा? TM/A। तो तुम्हारी ये यूनिट तुम्हारी इसकी होती है, ये क्या हो जाती है? इसकी यूनिट हो जाती है TM/A। आप सभी की क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। राइट है भाई। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि सर म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल की बात करते हैं, तो सर्कुलर कॉइल की वजह से हम लोग देखते हैं भैया देखो सर्कुलर कॉइल जो होती है ना उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिलती है कि यार ये जो कॉइल है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आप सभी का होता है वो आप सभी को देखने को जो मिलता है वो होता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ए बोल दीजिए या आर स्क्वायर बोल दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? प्लस सर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, और इसकी कंप्लीट जो एक्स स्क्वायर प्लस आपका आर स्क्वायर है उसकी पावर 3/2। ये आप लोगों का होता है। अब कैसे ये निकलता है वो भी मैं आप सभी को समझा देता हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बन जाए, क्योंकि यार मेन चीज पता क्या है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है। जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना तो देन सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसानी से हो जाती हैं। चलिए मेरे को सबसे पहले क्या लेना है भैया? सर्कुलर कॉइल लेनी है। तो ये मैंने क्या किया है? एक सर्कुलर कॉइल ले लिया है। ये मेरे पास आ गई है भैया एक सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल है भैया, सर्कुलर कॉइल है। ये मत सोचना सर ये तो एग शेप है, बेटा ये सर्कुलर कॉइल है जिसको हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं साइड से। ठीक है, अगर ये सर्कुलर कॉइल है तो मैंने बोला कि सर ये इसका क्या है? ये इसका सेंटर है, और सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होती है बेटा? इसको चाहे ए बोल दीजिए चाहे इसको आर बोल दीजिए, ये क्या होती है? इसकी रेडियस। अगर रेडियस है तो मैंने बोला कि सर इससे एक पी पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे, इस पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट की बात करूं तो ये कितनी दूरी पे है यहाँ से? बोला सर ये जो दूरी पे रखा हुआ है ना ये यहाँ से है एक्स डिस्टेंस के ऊपर। अगर ये x डिस्टेंस के ऊपर है तो यहाँ पे ये जो x है इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये इन दोनों के बीच की दूरी है। अब मुझे बताइए, मैंने बोला कि सर इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, लाइक मैं कहता हूँ कि सर इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I। अगर I करंट फ्लो हो रहा है बेटा तो यहाँ पे मैंने इसका छोटा सा कंपोनेंट ले लिया जो क्या है आपका, अगर यहाँ पे I की बात करोगे तो I का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बोला सर ये हो गया, और यहाँ से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। टेंजेंट मैंने ड्रॉ की, अब ये टेंजेंट थोड़ी पास में चली गई है, चलो देखते हैं। मैंने क्या किया है? एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। अब यहां पे देखो, अब ये जो टेंजेंट है और इसके बीच में ये किस तरीके से? बोला सर इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? बोला सर 90 डिग्री है। ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इस केस में हमारा क्या होगा कि फ्लक्स जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। राइट है, ये हमारी हुआ। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ उससे पहले मैं बोलता हूँ कि यार इसकी वजह से क्या होगा? बोला सर इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड होगा, और उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया ये भी आर ले लिया, और आर से यहाँ से मैंने इसको भी ड्रॉ कर लिया। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए मैंने बोला कि ये क्या है? तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है।
अगर इस तरीके से हो गया है तो मुझे एक चीज बताइए कि भैया अगर आप लोग समझना चाहोगे तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉप कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से मैंने क्या किया, एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, बोला राइट है सर। अगर इसको मैं फाई कंसिडर करता हूं, अगर मैं इसको फाई कंसिडर करता हूं, इसको भी मैं फाई कंसिडर कर लेता हूं, तो आपको पता है कि ये कितना एंगल होगा 90, तो ये कितना हो जाएगा, बोला सर 90 माइनस फाई हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस फाई है तो भैया ये एंगल कितना हो जाएगा, बोला सर 90 पे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा फाई। अगर डीबी है तो डीबी का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बोला सर डीबी कॉस फाई आप सभी का हो जाएगा। और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बोला सर ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये क्या है, परपेंडिकुलर वाला है, यानी कि सर ये हो जाएगा डीबी साइन फाई वाला। ये क्या हो जाएगा, डीबी साइन फाई हो जाएगा। अब कहीं कहीं पे ये डीबी साइन फाई है, इसको यहां पे अंदर की तरफ ले लेते हैं क्योंकि इसको रिजल्टेंट को इस तरफ ले लेते हैं वो लोग, तो इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर इसी तरीके से यहां देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, बोला सर 90 माइनस फाई हो जाएगा। और यहां पे कितना हो जाएगा, बोला सर ये भी हो जाएगा फाई। और यहां से देखोगे तो इसका ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, बोला सर डीबी कॉस फाई। और यहां पे तुम लोग देखोगे तो ये कौन सा हो जाएगा, बोला सर डीबी साइन फाई। अब मेरे को एक चीज बताओ, आप सभी ने अभी पढ़ा हुआ है क्या, अभी अभी मैं बायो-सावर्ट लॉ आप सभी को पढ़ा के लाया था, और बायो-सावर्ट लॉ के अंदर आपने दो चीजें देखी थी। बोला सर क्या, कि डीबी जो आप सभी का होता है, डीबी कितना होता है बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, बोला सर ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बोला सर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। थीटा कौन सा एंगल होता है, बोला सर ये वाला एंगल होता है, तो ये वैसे ही मैक्सिमम है, कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप सभी के पास ये बचा। अब मुझे बताइए रिजल्टेंट किससे मिलेगा, बोला सर डीबी साइन फाई से हमें रिजल्टेंट मिलने वाला है। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हर बार डीबी कॉस फाई है, डीबी कॉस फाई है, उसको हर कोई क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। अगर इस पैल में है तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। और जब इक्वल एंड अपोजिट कोई चीज होती है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेती है। अब यहां पे रिजल्टेंट आपको डीबी साइन फाई से मिलेगा। बहुत सारे बोलेंगे सर ये तो डीबी साइन फाई है, तो इस दो होने चाहिए, लेकिन बेटा दो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि डीबी साइन फाई है, अगर मैं इसका क्लोज इंटीग्रेशन कर देता हूं तो उस केस के अंदर हम लोगों को कंप्लीट इसका क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। क्यों, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जब ये डीबी 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 सारे पार्ट्स को जोड़ोगे तब जाके आप लोगों को कंप्लीट क्या मिलता है, बी मिलता है। कंप्लीट क्या मिल जाता है, बी आप सभी को मिल जाता है। तो इसलिए आप सभी का ये हुआ, यानी कि अगर मैं यहां पे देखूं तो क्या हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा डीबी डैश इज इक्वल टू डीबी साइन फाई आप सभी का हो गया है। भैया डीबी की बात है, डीबी आप सभी ने निकाल लिया है, कितना आया है, बोला सर ये आ गया है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये हो जाएगा बेटा आईडीएल और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब ये आर की वैल्यू क्या होती है, बोला सर डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आर है ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, बोला सर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर आप सभी का हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे रेडियस की बात करता हूं तो रेडियस कितनी आती है, अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो देखो आप लोग अगर इसको ए रेडियस कंसिडर करते हो तो इसको ए ले लेना। मैंने यहाँ पे क्या किया है आर, क्योंकि ये आपकी क्या है, ये है बेटा रेडियस, तो रेडियस को ए कंसीडर करोगे तो ए कर लीजिएगा, आर करना है आर कर लीजिएगा। तो इस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो सर इस आर की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे इसका अंडर रूट है तो ये क्या बच जाएगा स्क्वायर, तो यार आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर आप सभी का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, बोलो सर साइन फाई, क्या आएगा बेटा साइन फाई है, ये फाई है, तो फाई कैसे निकलेगा, बोला फाई निकालने के लिए सर ये देखो फाई एंगल है, फाई निकालोगे तो आप लोगों का साइन क्या होता है, बोला सर हमने बचपन में एक चीज पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आर है हाइपोटेनियस ये है, तो भैया इस साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसको आप देखते हो तो बोलो सर ये हो जाएगी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर ये हो गया, और अगर मैं इसको देख रहा हूं तो क्या हुआ, बोला सर ये हो गया, तो इसका अगर मैं देखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, बोला सर इसको लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। अगर मुझे इसको निकालना है तो मैं क्या करता हूं भैया, इसका इंटीग्रेशन करता हूं, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करोगे तो भैया ये क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन होते हैं क्या हो जाएगा बेटा, ये अगर इंटीग्रेशन की बात करोगे तो ये आपका हो जाएगा बी डैश, और ये क्या हो जाएगा बी, इसमें से सारा देखोगे तो डीएल अंदर रह जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, यानी कि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और क्या हो जाएगा आई डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, बोलो सर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर कितनी हो जाएगी भैया, एक ये है 1/2 है तो ये हो जाएगा 3/2, और अंदर क्या चला जाएगा, बोला सर अंदर यहाँ पे आर बाहर आई गया है और अंदर चला जाएगा डीबी, सॉरी डीएल, क्या हो जाएगा डीएल, और डीएल का जब आप लोग इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होता है एल होता है, और वो एल किसके बराबर होगी, बोला एल का मतलब है सर कंप्लीट लेंथ, और लेंथ की बात करोगे तो इसके वायर को अगर मैं पकड़ता हूं तो यूं रख देता हूं तो इसकी कंप्लीट लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, इसकी सरकमफेरेंस के, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर इसकी कंप्लीट लेंथ हो जाती है, किसके बराबर हो जाती है, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर। तो भैया ये डीएल किसके बराबर हो जाएगा, बोलो सर डीएल है ये एल के बराबर होगा, और एल क्या होगा इसकी सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर। चलिए देख लेते हैं, तो बी डैश अगर बात करते हैं तो बी डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोला सर म्यू नॉट आई और
आर तो यहाँ पे है, ये तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा, बोला सर 2 पाई, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 पाई, और यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है सभी को? अगर ये क्लियर है तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, बोला सर इस 2 पाई से ये गया 2 टाइम्स, तो यानी कि ये कितना बच गया, बोला सर ये हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, बी डैश हमारे पास आ गया, ये हमारे पास बी डैश है। यानी कि सर अगर आप लोग यहां से इस पॉइंट से, इसके सेंटर पॉइंट से अगर इस पी पॉइंट के ऊपर देखते हो तो इतना तुम्हारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में आपसे नहीं पूछेगा ऐसे, न्यूमेरिकल में वो क्या करता है, इस पी पॉइंट को शिफ्ट करा देता है यहाँ पे। अगर इस पी पॉइंट को उठा के मैं अगर सेंटर पे ले आऊं तो क्या होगा भैया, सेंटर के ऊपर लेके आओगे तो आप सभी को पता है कि जो डिस्टेंस है एक्स वो खत्म हो जाएगी, और एक्स डिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं यही बोलता हूं तो यहाँ पे लिखिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, एट सेंटर कितना हो जाएगा भैया, मैग्नेटिक फील्ड की बात है, सेंटर के ऊपर कितना हो जाएगा, प्रोफेसर एक्स बराबर कितना है, 0। एक्स बराबर 0 है तो ये पूरा 0, यहां से देखोगे एक्स की वैल्यू 0, तो भैया क्या बचेगा, बोला सर ये बच जाएगा बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, और आर स्क्वायर प्लस में इसकी क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3/2। भैया यहां से अगर देखते हो तो ये कितना हो जाएगा, बोला सर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। भैया इससे ये गया 3 बच गया, इस स्क्वायर से मैं 3 से काटता हूं 1 बच गया, यानी कि अल्टीमेटली ये बच गया है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r आप सभी का हो गया, क्या हो गया है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r आपका यही है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स अगर इसके अंदर होते हैं, क्या होते हैं बेटा, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स अगर इसके अंदर देखने को मिलते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स अगर हैं तो भैया ये क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r आप सभी का हो जाता है। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, ये कंप्लीट डेरिवेशन को याद रखना है। और इसमें मैं आपको बता देता हूं न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से ये इंपॉर्टेंट है, और लास्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहां से आप सभी से अगर जेई वगैरह की तैयारी करोगे तो यहां से सवाल पूछेगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन टफ कराना चाहेगा, और जब अगर आप लोग नीट और सीयूटी की तरफ जाओगे तो वो यहां से डायरेक्ट आप लोगों को सवाल पे कराएगा, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, इजीली आप लोग क्या कर पाए, सारी चीजों को बहुत आसानी से बहुत इजीली कर पाए। तो ये आप सभी के सामने आ गया। आगे चलते हैं, आगे अगर हम लोग चलते हैं तो ये आगे आता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। भैया एम्पियर सर्किटल लॉ की जब बात की जाती है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो करंट है वो कितना पास कर रहा है उस वाले वायर से। मतलब अगर मैंने बोला कि कोई सर्कुलर वायर अगर मैंने ले लिया है, अगर मैंने इमेजिनरी सर्कुलर वायर ले लिया है, उसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर कोई जा रहा है तो उसको प्लस आई से लेंगे, अब आ रहा है तो माइनस आई से। तो यहां पे आप लोगों को बोला गया कि यार पूरा अगर आप लोगों के पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी क्लोज्ड पाथ के लिए बात कर रहे हैं तो अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड का कंप्लीट क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर देते हैं डीएल के साथ, तो वो आप लोगों को क्या देता है, म्यू नॉट समीशन आई आप सभी को दे देता है। क्या देता है, म्यू नॉट आई समीशन आई आपको दे देता है, म्यू नॉट समीशन ऑफ आई आप सभी को दे देता है। तो ये आप लोगों का क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसको मैं प्रूफ कराता हूं, सुनिएगा। अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करता हूं, अगर मैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ की बात करता हूं तो देखिए, मान लीजिए यार आपके पास ये करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके चारों तरफ मैंने क्या करा है, एक लूप को कंसीडर कर लिया है। अगर इस लूप को मैंने कंसीडर किया है तो आप सभी जानते हो कि भैया इसके अंदर अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बोला सर ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने इसको कंसीडर किया है डीएल, तो डीएल के साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी और डीएल की डायरेक्शन भी यही होगी। यानी कि यहाँ पे आप सभी का क्या बनेगा, थीटा 0 डिग्री बन जाता है। क्या बन जाता है, थीटा 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 आप सभी की हो जाती है। तो ये आप सभी का हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसके अंदर एक चीज बोलना चाहूंगा आप सभी से, वो ये है कि बेटा आप सभी को कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट आप लोगों का हो गया तो प्रैक्टिस सेशंस में आप लोगों के लिए रेगुलर लेके आता हूं। और इससे भी ज्यादा डिटेल में जाना है तो आप लोगों के लिए जो आगाज बैच हमने करा रहे हैं उसके अंदर बहुत कंप्लीट में मैंने ये पूरी की पूरी चीजें कराई हैं, या फिर पिछले साल जो हमने मंजिल कराया उसको देख लीजिए, उसमें बहुत डिटेल में है, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए, इजिली आप लोग चीजों को बहुत आसानी से कर पाए। तो उसके लिए आप लोग ये चीजें कर सकते हो। अब मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं कि भैया ये आपको बोला गया है कि क्लोज इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन बी का वेक्टर डॉट डीएल का वेक्टर है, तो ये आप लोगों को करना है। इज इक्वल टू क्या होगा, बोला सर कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे डॉट है तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा, बोलो राइट है। और कॉस थीटा 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो हमारे पास क्या हो गया बी। तो भैया बी को मैंने बाहर ले लिया है, ये इंटीग्रेशन डीएल के अंदर आ गया है। तो भैया बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और एक स्ट्रेट वायर होता है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना होता है 2 पाई आर आप सभी का होता है, अगर इसकी आर रेडियस है, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार डीएल है, डीएल का मतलब क्या हो गया लेंथ, और लेंथ है, तो लेंथ अगर आपके पास है तो लेंथ कितनी होगी, बोले सर इसके सर्कल जो सरकमफेरेंस है उसके बराबर, यानी कि सर ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो भैया 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, क्या आ गया म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे आई एक था, इस वजह से ये म्यू नॉट आई के बराबर आया। अगर यहाँ पे आई ज्यादा होते तो भैया जितना भी आउट गोइंग है उसको प्लस से लिखेंगे, जो भी इनकमिंग है उसको माइनस से, यानी कि जो इनकमिंग है क्या बेटा, इनकमिंग अगर मेरा है तो वो उसको माइनस से, और आउट गोइंग अगर आप सभी का है तो उसको क्या करेंगे बेटा प्लस से हम लोग लिखेंगे। समझ में आ गई बात, इनकमिंग और आउटगोइंग की यहाँ पे बात है जिसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए आप लोगों का जो राइट हैंड रूल है उसको आप लोग यूज कर सकते हो। राइट हैंड रूल के अंदर आप सभी देखोगे कि जो ये थंब है, अगर इसको आप लोग करंट की डायरेक्शन में रखते हो तो ये जो कर्ड जो उंगलियां होते हैं ना, कर्ल जो उंगलियां होती हैं, ये घूमती हैं उंगलियां, ये आप लोगों को बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर ये अंदर की तरफ घूम रही है तो आप लोगों की क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मैं बोलता हूं कि ये बाहर की तरफ आ रही है तो उस केस में आप लोगों का क्या होता है, ये होता है क्लॉकवाइज। तो ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के चीजों को देखते हैं, क्योंकि यहां पे मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उसके पीछे का रीजन है कि यार कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजें हम लोग कर पाए, वो हमारा क्या होता है बेटा मेन फोकस यहां पे होता है। तो उसी चीज को हम लोग यहां पे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए चीजों को करते हुए आगे निकल जाएंगे, राइट बेटा। तो चलिए जानते हैं और चीजों को समझते हैं। अगला जो होता है वो देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट कैरिंग वायर होता है बायो-सावर्ट लॉ के हिसाब से, तो उसके लिए आप सभी का ही होता है। जैसे अभी हम लोगों ने बायो-सावर्ट लॉ के लिए सर्कुलर लूप के लिए सॉल्व किया था, वैसे ही आप सभी को यहाँ के लिए सॉल्व करना है। उसको आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे, और सॉल्व करने के साथ ही आप लोगों की जो वैल्यू आती है वो आती है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इसको आप लोग करिए, इजीली आप लोग समझ जाओगे। और जब आप लोग बात करते हो, या फिर मैं इसको करा ही देता हूं जिससे आप लोगों को चीजें दिक्कत ना करें। भैया देखो, मान लो मैंने बोला कि एक हमारे पास क्या है स्ट्रेट कंडक्टर वायर, क्या है एक स्ट्रेट वायर है। मैंने बोला कि सर ठीक है, ये मेरे पास क्या है एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है। मैंने बोला ठीक है, अगर स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है तो करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। मैंने बोला ठीक है, अगर ये आई फ्लो हो रहा है तो मैंने बोला कि यार अगर यहां से मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूं P, ये मेरा क्या है P पॉइंट है, इस P पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखना है। और इस P पॉइंट की जब बात की जाती है तो इसको मैं मान लेता हूं कि कितनी दूरी पे है, ये मान लीजिए मैंने बोला कि R दूरी के ऊपर है। क्या है बेटा, R दूरी के ऊपर है। अब मैं यहां से बोलता हूं कि मैंने मान लीजिए कि यहां से ये ले लिया है DL, क्या ले लिया है L, ये DL ले लिया है, और ये कंप्लीट लेंथ है इसकी L, क्या है L। अगर ये L लेंथ है, मैंने DL यहां से ले लिया, क्या किया है ये DL मैंने यहां से ले लिया। अगर मेरे को यहां से DL की मैं बात कर रहा हूं तो क्या हुआ, मैंने अगर ये DL ले लिया है तो DL से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, बोला सर बिल्कुल ओके है। अगर ये DL से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बोला सर R कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि पोजीशन है इसकी, और इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा। ये एंगल थीटा है, ये कितना होगा 90 डिग्री। और इसी के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये जो वायर है इसके इस एंड से ये मैं यहाँ से लेना चाहूंगा, इस एंड पे मैंने इसको ले लिया है। अगर इस एंड से मैंने ले लिया है, अब मुझे बताइए ये एंड से मैंने लिया है तो इसके अंदर चीजें होंगी। बोला सर क्या चीजें होंगी, उसको समझिए। मैंने बोला यार कि अगर इसी तरीके से यहाँ पे बन जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे बन जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। अब मेरे भाई कैसे बना है ये, उसके पीछे का रीजन ये है कि यार आप सभी ने अभी देखा था कि एक सर्कुलर जब लूप था तो आपने DL डिस्टेंस से एक टेंजेंट ड्रॉ करी थी, वही मैंने यहां से किया, मैंने इसको मिला दिया, यहां से मैंने R के लिए निकाल दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है, बोला सर कैसे होगा, किस तरीके से होगा। अब मेरे दिमाग में आई यार कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है अगर थीटा मैं यहाँ कंसीडर करता हूं। और मैंने बोला कि यार ये पूरा का पूरा क्या है आपका, ये मान लीजिए फाई 2 है। अगर ये फाई 2 है तो ये वाला पूरा का पूरा कितना होगा, बोला सर फाई 1 होगा, ठीक है, फाई 1 होगा। और ये अंदर वाले को मैं मान लेता हूं कि ये मेरा क्या है फाई है, ठीक है, अंदर वाले को मैं मान लेता हूं फाई है। तो ये आपका डायग्राम बन गया, इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, बस सिंपल है और कुछ नहीं है। अब इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो आप जानते हो कि यार मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप लोगों के लिए क्या होता है, बायो-सावर्ट लॉ के लिए अकॉर्डिंग क्या होता है, बोला सर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये आप सभी का हो जाता है IDL, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर, ये आप सभी का हो गया। IDL क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है, बोला सर साइन थीटा। अगर साइन थीटा आप सभी का आता है तो इस थीटा को देखो क्या होगा, बोला सर थीटा 90 और फाई, अगर थीटा को
प्लस 90 और प्लस 5 को आप लोग एड ऑन करते हो तो ये किसके बराबर होगी, 180 डिग्री के, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे थीटा की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, बोले सर 90 उधर लेके जाओगे तो 90 बचेगा, यानी कि 90 माइनस 5 की बात आएगी। और 90 माइनस 5 है यानी कि 90, जो बीच वाली लाइन है उससे तो आप लोगों का ये चेंज होगा, और चेंज होगा तो 90 माइनस 5 है, तो उस केस में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये आप लोगों का जो थीटा है, ये अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, बोला सर 90 माइनस 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोला सर इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 5। अगर ये cos 5 हो जाएगा तो इसको रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, cos 5 से। अब cos 5 से रिप्लेस करूंगा तो भैया ये कितना हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये हो जाता है IDL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा cos 5। क्या आ जाएगा बेटा, cos 5 आप सभी का आ जाएगा, क्यों, 90 माइनस 5 है वो क्या हो जाएगा, cos 5 आप सभी का हो गया। ये सभी सारी चीजें आपके सामने हो गई। अब यहाँ पे दिक्कत है कि सर ये cos 5 की वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी कहानी cos 5 की वैल्यू क्या होगी। भैया देखो, अगर मैं यहाँ से फाई निकालना चाहूं तो फाई क्या होता है, बोला सर हमने पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। भैया हाइपोटेनियस कितना है, r है, और यहाँ पे बेस कितना है, r है, यानी कि सर अगर इसको देखता हूं तो cos 5 की वैल्यू क्या होती है, बोले सर r बटे r, यानी कि सर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos 5 हो जाएगा। और कहीं कहीं पे आपको ये a भी नजर आएगा, ये a भी नजर आएगा, तो ये कितना हो जाता है, a cos 5 आप सभी का हो जाता है। अगर यहां से देखते हो a cos 5 हो जाएगा। अगर मैं r की वैल्यू निकालता हूं तो कितनी हो जाएगी, यहाँ हमने उल्टा लिख दिया, एक सेकंड रुको, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखो आपको चाहिए cos 5, अगर cos 5 है तो भैया देखो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। ये आप लोगों का क्या है, बेस है, ये आप लोगों का क्या है, हाइपोटेनियस है। बोलो सर बिल्कुल करेक्ट है। अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सर करते हैं, देखो क्या हो, देखो आप लोगों को पता है ना कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ये बेस है अपॉन हाइपोटेनियस है, और ये किसकी वैल्यू है, cos 5 की। अगर ये है तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो r की वैल्यू हो जाएगी सर r अपॉन में cos 5। बोलो राइट है मेरे भाई, बोलो राइट है सर। ये आपका cos 5 की वैल्यू हो गई, यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ r बाई cos 5, r की वैल्यू हो गई है, r की वैल्यू हो गई है, बोलो सर बिल्कुल हो गई है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ dl, dl क्यों, क्योंकि सर dl भी आएगा। अब dl कैसे निकाल सकता हूँ, मैंने बोला कि यार ये l लेंथ है, मैं इसको dl कंसीडर कर लेता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ थीटा अगर मैं लगाता हूँ जिसमें मैं परपेंडिकुलर और बेस के साथ रिलेशन निकाल पाऊं, क्या करूं, परपेंडिकुलर या बेस के साथ रिलेशन निकाल पाऊं, तो आप मेरे को बताओ परपेंडिकुलर और बेस के साथ कौन बता रहा है, tan थीटा बताता है। यानी कि अगर मैं tan की बात करता हूं, tan थीटा अगर मैं यहाँ पे लगा लेता हूं, क्या करता हूं, अगर मैं tan थीटा या फिर मैं tan फाई निकाल लेता हूं, tan फाई अगर यहाँ पे लगा देता हूं तो tan फाई क्या बन जाएगा, बोलो सर tan फाई हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि l बाई r आप सभी का हो जाएगा, ये tan फाई हो जाएगा। और अगर l की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो सर tan फाई r हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये dl हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन tan फाई का क्या हो जाता है, बोलो सर tan फाई का हो जाता है sec स्क्वायर फाई। अगर sec स्क्वायर फाई है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r sec स्क्वायर फाई, और क्या हो जाएगा d फाई आप सभी का हो गया। तो इस तरीके से तुम्हें ये याद रखना है। अब इसको क्या हो गया है, r sec स्क्वायर फाई और d फाई हो गया, तो इन वैल्यूज को इसके अंदर पुटअप करो और इजीली आप लोग क्या कर पाओगे, चीजों को कनेक्ट करते हुए निकाल पाओगे। तो रख दीजिए इसके अंदर वैल्यूज, इजीली आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बोलो सर देखो dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू हो जाएगा आप सभी का म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये हो जाएगा I। और dl की वैल्यू क्या है, dl की वैल्यू है आप सभी के सामने r sec स्क्वायर फाई d फाई हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई, और ये तो हो गया sec फाई, और ये क्या हो जाएगा cos फाई। क्या हो जाएगा भैया, आगे क्या हो जाएगा cos फाई, d फाई तो है, तो ये क्या हो जाएगा cos फाई। अगर cos फाई है तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा r स्क्वायर, और r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोल स्मॉल r है तो स्मॉल r की वैल्यू क्या है, r अपॉन cos, और r cos है तो 1 अपॉन cos फाई क्या होता है, 1 अपॉन जो cos फाई होता है वो हो जाता है sec फाई। क्या हो जाता है sec फाई, तो यार ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर sec स्क्वायर, और ये हो जाएगा फाई। भैया ये आप सभी के सामने हो गया। अगर ये आप सभी के सामने हो गया है तो मेरे भैया देखो यहां से देखो एक आर से एक आर गया, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर गया, अब क्या बचा, फाई है d फाई है, तो यहां से देखो क्या बचा है, बोलो सर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, यहाँ पे बच गया i डिवाइडेड बाई r, और यहाँ पे क्या बच गया है, बोलो सर यहाँ पे बच गया है cos फाई d फाई। भैया ये हो जाएगा db, ये क्या हो जाएगा dB। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर इससे मुझे निकालना है तो मुझे इसका क्लोज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका क्लोज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलिए क्लोज इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन करना है क्योंकि मुझे तो b पे पहुंचना है, तो इसका क्या हो जाएगा, बोलो सर इसका अगर क्लोज इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अगर मैं इसका करता हूं तो क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा b, और यहां पे आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये हो जाएगा i r,
ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोला सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोला सर cos फाई है, cos फाई का हो जाएगा डी फाई, और कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, देखो ये इन्फिनिटी से भैया, देखो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यानी कि फाई 1 से फाई 2 तक जाएगा, क्या करेगा फाई 1 से फाई 2। अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मानता हूं तो फाई 1 नीचे है, फाई 2 ऊपर है, यानी कि ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि मैं मिडिल पॉइंट से अगर इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस फाई 1 से लेके फाई 2 आप सभी का हो जाता है। अगर cos फाई की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, अगर cos फाई की बात करते हो तो cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है sin फाई, cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है sin फाई, sin फाई हो गया, तो cos फाई का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, बोला सर ये हो जाएगा sin फाई, तो sin फाई है तो sin फाई के अंदर वैल्यूज को पुट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, यानी कि सर सीधा सीधा ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई आर, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा sin फाई 1 प्लस में sin फाई 2 आप सभी का हो जाएगा। ऐसे क्यों लिखा, उसके पीछे का रीजन है, देखो इसको पुट करोगे साइन के अंदर फाई 2 हो गया, माइनस माइनस वाला है ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस होने पर ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपकी क्या आ गई है वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं कि एक वायर, अब ये तुम्हारा क्या होता है कंप्लीट आ गया है, अगर ये कंप्लीट आ गया है, मैंने बोला कि सर मान लीजिए ये जो फाई 1 है ये इन्फिनिटी के ऊपर है, या फाई 2 आप लोगों का इन्फिनिटी है, या दोनों को मैं पाई बाई 2 मान लेता हूं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग होंगे तो एंगल कितना बनाते हैं 90 डिग्री बना लेंगे, अगर 90 डिग्री बनाएंगे तो उस केस में 90 92 हो जाएगा, और उस केस में अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, क्या है इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर ये वायर है तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा फाई 1 और फाई 2 दोनों बराबर हो जाएंगे किसके 90 के, 90 होंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 पे 1 और 1 यानी कि 2 हो गया, 2 अगर ये हो गया तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4 पाई आर, और यहां से 2 से ये 2 गया 2 बार, तो कितना आ गया भैया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो भैया यहां से क्या समझ में आया कि सर जो हमने पहले देखा था सर्कुलर लूप के लिए वहां पे था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर, और जबकि मैंने स्ट्रेट वायर के लिए अगर इसको यूज किया है तो ये आ गया है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, यानी कि यहाँ पे पाई का डिफरेंस है। अगर सिर्फ पाई का डिफरेंस है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो ये होगा, अगर एक वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है दूसरा नॉर्मल है तो उस केस में आप लोगों का क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 पाई ए। समझ में आ गया, तो उस केस में आप लोगों का ये हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे अगर हम लोग जाते हैं तो अब सोलेनोइड की बात है, तो सोलेनोइड का मतलब क्या होता है बेटा, सोलेनोइड का सिंपली मतलब है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी इंसुलेटेड मटेरियल है, या मैं बोलूं कि कोई भी चीज ऐसी बनी हुई जो इंसुलेटेड है जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता, अब उसके ऊपर आप लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर आप लोगों ने करंट कैरिंग जो वायर है उसको मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर इस तरीके से लपेट दिया। इस तरीके से जब ये लपेटे गया तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सोलेनोइड। क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं सोलेनोइड। तो ये आप लोगों का हो गया सोलेनोइड, ठीक है बेटा, इसको बोला जाता है सोलेनोइड। समझ में आ गया है, तो ये आपका अगर सोलेनोइड हो गया है तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला है कि सर अगर ये आपके पास सोलेनोइड हो गया है तो उस केस में चीजें कैसे होंगी। मान लीजिए ये मैंने वापस से बोल दिया, ये क्या है सोलेनोइड। अगर ये सोलेनोइड है तो इसके लिए जो आप लोगों की इक्वेशन आती है वो आती है b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, आप सभी के लिए आती है। इसका तो फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल आता है, ज्यादा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसकी डेरिवेशन की तरफ। और अगर मैं बात करता हूं इसके वन एंड की तरफ, तो वहां पे आप लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हाफ हो जाता है। अगर पूरे पे अगर म्यू नॉट एन आई है तो इसके अगर एंड्स पे देखोगे, एक एंड पे या दूसरे एंड पे, तो वहां पे क्या हो जाता है, ये हाफ हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। टोरॉइड अगली बात करते हैं, तो टोरॉइड क्या होता है, तो टोरॉइड का मतलब ये होता है कि सर अगर मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर, तो जो हमने देखा था पिछली बार सोलेनोइड देखा, तो सोलेनोइड को अगर मैं पकड़ के मिला देता हूं, अगर सोलेनोइड को पकड़ के मैं मिला देता हूं तो उस केस में आप सभी का ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है टोरॉइड। अब सोलेनोइड और टोरॉइड का दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन एक चीज डिफरेंस होती है, मैं आपको समझाता हूं। देखो भैया आप सभी को पता है कि अगर मैं समझाना चाहूं तो देखिए क्या होगा, अगर मैं आप सभी को समझाऊं तो थोड़ा सा समझिएगा। भैया देखो क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सोलेनोइड के लिए, तो ये क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट एन आई आप सभी का होता है। यहाँ पे एन आई क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है, पर यूनिट लेंथ आप सभी का होता है। और यहाँ पे आपकी आई होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। भैया अगर मैं बात करता हूं सोलेनोइड की, अगर सोलेनोइड की बात करता हूं तो सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n मान लेता हूं, उसकी लेंथ मान लेता हूं l, क्योंकि पूरी कंप्लीट लीनियर है, सीधा है, तो उसके इसमें l हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा l। यानी कि सर ये क्या हो जाता है, स्मॉल n की बात करता हूं इन द केस ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड जब भी होगा, अगर सोलेनोइड की बात करोगे तो ये हो जाता है n इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये आप सभी का हो गया, क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
अगर मैं बात करता हूं टोरॉइड में, भैया क्या होता है, अगर मैं टोरॉइड की बात करता हूं तो टोरॉइड के केस में क्या हो जाता है बेटा, आप सभी को पता है कि मैंने इस लेंथ को पकड़ के क्या करा है, इस तरीके से मिला दिया। लेंथ को पकड़ के मैंने क्या किया, इस तरीके से मिला दिया, यानी कि एक सर्कुलर फॉर्म मैंने बना दिया है, एक सर्कुलर लूप मैंने बना दिया। और जब सर्कुलर लूप होगा तो उस केस में ये एल किसके बराबर हो जाती है, ये एल बराबर हो जाती है सरकमफेरेंस के, किसके, सरकमफेरेंस के। यानी कि सर ये हो जाता है एन बटे में 2πr। बस ये आपको याद रखना है, ये दो होता है कि n स्मॉल n की वैल्यू n बटे 2πr कब लेना है टोरॉइड में, n इज इक्वल टू n बटे l कब लेना है सोलिनॉइड में। बाकी फॉर्मूला दोनों का एक ही होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए, जिससे आप सभी को चीजें पता लग जाए, चीजों को बहुत आसानी से आप लोग कर जाए। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। यह आपको पता लग गया, तो यही चीज था, देखो ये रहा n अपॉन में 2πr n म्यू नॉट i। ये देखो जो चीजें थी मैंने समझा दी। अब आपको याद रखना है कि सिर्फ जो ये इसके आउटर पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, इसके इनर पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन इसकी एक्सिस की बात की जाती है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। यानी कि आउटसाइड पे, आउटसाइड अगर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो, इनर साइड देखोगे तो भी जीरो, और अगर मैं बात करता हूं इसकी एक्सिस पे, तो एक्सिस पे सिर्फ जो होगा वो आप सभी का होता है म्यू नॉट एन आई। बस इसकी एक्सिस, एक्सिस का मतलब है ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे यहां पे जीरो होगा, यहां पे जीरो होगा, बस इसकी एक्सिस पे वैल्यू होगी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अब अगर आगे मैं जाता हूं तो आगे बात आती है कि सर मूविंग, अगर देखो आपके पास कोई भी चार्ज, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, फोर्स भी लगाता है। कैसे कि अगर मेरे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर अगर कोई भी v वेलोसिटी से कोई भी पार्टिकल जा रहा है, अगर मैं बोलता हूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, v वेलोसिटी इधर जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसलिए आप सभी को याद रखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप लोग खड़े हुए हो शांति से तो मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आप लोग मूवमेंट कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड एक्शन में आ जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, आप सभी के ऊपर फोर्स लगाएगा। क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड आप सभी के ऊपर फोर्स लगाएगा। और फोर्स कितना होता है, बोलो सर F इज इक्वल टू आप सभी का हो जाता है QVB साइन थीटा। क्या होता है, QVB साइन थीटा आप सभी का होता है। अगर मैं V की बात कर रहा हूं, V क्या होता है, अगर आप लोग कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हो V जीरो, तो F कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर आप लोग मूवमेंट कर रहे हो तो मूवमेंट करने पे आप सभी का जो फोर्स होता है वो कितना होता है, मूवमेंट करने पे आप सभी के लिए जो फोर्स होता है वो होता है QVB साइन थीटा। अब क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल है, वो अगर मेरा चार्ज पार्टिकल है, साइमल्टेनियसली अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर मूव कर रहा है, तो उस केस के अंदर हमारा एक लॉ काम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स में आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दोनों एड ऑन हो जाती है, तब जाके आप सभी को मिलता है। यानी कि आपके फोर्स की जो वैल्यू होती है वो आप सभी की हो जाती है QE प्लस में क्या हो जाता है QVB आपका साइन थीटा हो जाता है। ये आपको पता है किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी फोर्स, आपको याद है ना क्या, टॉर्क वाला, जब टॉर्क की बात करते हैं यूनिफॉर्मली हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी डाइपोल को रखते हैं तो टॉर्क जो लगता है कितना लगता है, टॉर्क के अंदर फोर्स की बात करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर QE आप सभी का होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये याद रखना है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लॉरेंज फोर्स। क्या कहलाता है, लॉरेंज फोर्स आप सभी का कहलाता है। अगर हम लोग आगे चलें तो आगे मेरे पास आता है कि अगर आपका कोई भी पाथ की मैं अगर बात कर रहा हूं, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो क्या कर रहे हैं, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर मूव करता है तो क्या होता है। मान लीजिए यार ये आप सभी का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो सर ओके। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ और डॉट का मतलब होता है आउटर साइड। क्या होता है बेटा, क्रॉस का मतलब होता है इनर साइड और डॉट का मतलब होता है आउटसाइड की बात है। अगर ऐसा है बेटा तो यहां पे क्या हुआ, क्रॉस अगर आप सभी को दिखेगा, अगर क्रॉस आप सभी को दिखेगा तो इसका मतलब क्या है, आउटसाइड है, ठीक है। सॉरी, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनर साइड, ये इनसाइड है। क्या होगा, क्रॉस का मतलब है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और डॉट का मतलब क्या होता है बेटा, डॉट का मतलब होता है आउटसाइड। ठीक है बेटा, क्या होता है, आउटसाइड आप सभी का होता है। बस अगर मैं इसके अंदर कोई भी पार्टिकल है उसको मूव कराता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी पार्टिकल है वो यहाँ पे है, यहाँ पे अगर ये मूव कर रहा है, मान लीजिए ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ।
यानी कि सेंटर की तरफ। इसी तरीके से अगर ये पार्टिकल यहाँ होता तो क्या होता, बोला सर इस केस में भी फोर्स यहाँ लगता। मान लीजिए फोर्स कहाँ लगता है, इस डायरेक्शन में, और अगर यहीं पे अगर ये पार्टिकल इस जगह है तो इस जगह से क्या होगा, फोर्स इधर ही लगेगा, और इस जगह है तो फोर्स कहाँ लगेगा, बोला सर फोर्स इधर ही लगेगा। यानी कि सर इस केस में क्या होता है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, और क्या करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप सभी का ये करने लग जाता है। क्या करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप सभी का ये करने लग जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप सभी का करने लग जाता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने लग जाता है तो आप लोगों का जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है कौन, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा आप सभी का होता है। अब यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का अगर आप लोग एंगल देखते हो तो कितना है, बोला सर 90 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि सर देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी कि F इज इक्वल टू कितना आ जाता है, क्यू वी बी आप सभी का हो जाता है। क्या हो जाता है, क्यू वी बी आप सभी का हो जाता है। अगर ये QVB आप सभी का हो जाता है तो क्या हुआ, बोला सर अगर ये सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की बात होगी, क्योंकि यही फोर्स किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, मैं बोलता हूं कि इसकी रेडियस r है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बोला सर वो हो जाता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है, r। तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये सेंट्रीपिटल है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना हो गया, तो सर ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू आप सभी का हो जाता है QVB। तो v से एक भी गया तो यहाँ पे r इज इक्वल टू आप सभी का हो जाता है mv बटे में QB। तो आप सभी को ये याद रखना है, ये तुम्हारा क्या होता है, रेडियस तुमसे कई बार पूछा जाता है कि फाइंड द रेडियस, कि कितना ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, तो रेडियस आप सभी को फाइंड आउट करनी है, और जब रेडियस आप लोग फाइंड आउट कर लोगे तो वो आप सभी का आ जाता है MB बटे में QB आप सभी का आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की। बोलो सर क्या है इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो आप सभी मेरे को एक चीज बताइए, टाइम पीरियड आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो सर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, बोलो सर टाइम पीरियड निकालने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, और डिस्टेंस की बात है अपॉन में क्या हो जाता है, स्पीड। भैया देखो यहाँ पे v वेलोसिटी से ज्यादा डिस्टेंस कितनी है, बोलो सर सर्कुलर लूप में मूव करेगा तो इसके सरकमफेरेंस के बराबर जाएगा, यानी कि इसकी परिधि के बराबर ये क्या करेगा, मूव करेगा, इसकी परिधि के बराबर ये क्या करेगा, मूव करेगा, और वो कितनी है 2 पाई आर। कितनी है 2 पाई आर आप सभी का हो गया, तो ये 2 पाई आर आ गया, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है, बोला सर v है। तो यहाँ पे देखो r की वैल्यू आप सभी को पता है, r की वैल्यू कितनी है, बोला सर ये है mb बटे में qb। अगर mb बटे में qb है तो v से v गया, कितना आ गया, बोला सर ये आ गया 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्या होता है qb। 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्या होता है QB आप सभी का होता है, ये होता है टाइम पीरियड। अगर मैं बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी की, किसकी बात करता हूँ, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो भैया फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, बोला सर 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, और 1 अपॉन टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या निकली है ये, तो ये क्या हो जाएगा, बोला सर QB डिवाइडेड बाई 2 पाई m आप सभी का हो जाता है। तो ये आप सभी को पता होनी चाहिए थी, थोड़ी थोड़ी चीजें कई बार पूछ ली जाती हैं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो क्या हो गया है, r बराबर आप सभी का आ गया है mb बटे में QB, और यहाँ से t बराबर आ गया है 2 पाई m बाई QB, और आप लोगों का f कितना आ गया है QB बाई 2 पाई m। तो ये देखो आप सभी के पास आ गया है, देखो ये पूरी कहानी आ गई है। देखो अब यहाँ पे देखो r बराबर क्या है, mb बाई QB है, मैंने आपको बता ही दिया है, r बराबर क्या है, mb बाई QB आपका आ गया, mb बाई QB है, ये आपका आ गया। यहाँ से अगर आप लोग काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि mb को आप लोग निकाल सकते हो p के फॉर्म में, और p इज इक्वल टू आप लोग निकालोगे तो √2m के आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, अगर इसको लेना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये आपका आ गया। इसके अलावा एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में लेना चाहते हो तो ईजिली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सर अगर मैं यहाँ पे देखो टाइम पीरियड निकालना चाहता हूँ तो 2 पाई m अपॉन QB आ गया। अब आप लोगों से कई बार क्या होता है कि अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे r की बात करता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि कोई भी पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो उस केस में हेलिकल पाथ के अंदर क्या होती है, रेडियस क्या होगी, तो हेलिकल पाथ होता है तो उसके अंदर हम लोग ऑलवेज क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेते हैं। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होती है, बोला सर v sin थीटा होती है, तो v sin थीटा आ गया। अगर हेलिकल पाथ की बात करता हूँ, पिच ऑफ पाथ की बात करता हूँ, तो वो हो जाता है v cos थीटा 2 पाई m। बोला सर ये हेलिकल पाथ क्या होता है, भैया हेलिकल पाथ का मतलब होता है, देखो इस तरीके से ये तुम्हारा क्या होता है, हेलिकल पाथ होता है। तो ये जो इनके बीच की है इसको हम लोग बोलते हैं पिच। समझ में आ गया, ये हेलिकल पाथ होता है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं सीधे सीधे। अब चलिए आगे, अब वेलोसिटी फिल्टर का मतलब क्या होता है, बेटा देखो कई बार क्या होता है, वेलोसिटी फिल्टर की बात करते हैं तो वो v बराबर क्या हो जाता है, e बाई b हो जाता है। वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि जब भी मान लीजिए वेलोसिटी सेलेक्टर बोल दीजिए, वेलोसिटी फिल्टर बोल दीजिए, मान लीजिए आप लोगों के मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो कोई चार्ज है वो v वेलोसिटी से अगर उसके अंदर से निकलता है, तो अगर आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो मैग्नेटिक तरफ के मुड़ जाएगा, और अगर आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ जाएगा। और उस केस में आप लोगों को पता है कि दोनों अगर
फोर्स बराबर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक मैग्नेटिक फील्ड वाला, दोनों फोर्स बराबर है तो वो सीधा निकल जाएगा। तो वही कंडीशन हमने ली है कि जब ये दोनों की बात है तो ये दोनों जब बराबर होंगे तो उस केस में Q से Q कट जाएगा, और Q से Q कटने के बाद में V इज इक्वल टू क्या आ जाता है, E बाई बी। यानी कि सर यहाँ पे आप लोगों को इसको बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर, या इसी को बोल दे सकते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर हम लोग बोल देते हैं। अब ये साइक्लोटोन है। साइक्लोटोन बेसिकली यूज किया जाता है जितने भी आप लोगों के हैवी पार्टिकल्स हैं, या मैं बोलूं कि जैसे अल्फा पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स है, ड्यूट्रॉन्स है, जितने भी आप लोगों के हैवी पार्टिकल, यानी कि उनको, अब आपको पता है जब कोई चीज भारी होती है तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप लोगों की होती है सॉलिड साइक्लोटोन। अब साइक्लोटोन के अंदर क्या होता है, इनिशियली इसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे एक इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेटर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। अगर कोई चार्ज यहाँ रखा है तो आपको पता है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो आप लोग पॉजिटिव साइकिल आएगी तो वो क्या करेगी, उस पर फोर्स लगाएगी अपनी डायरेक्शन के अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, अपनी डायरेक्शन के अपोजिट फील्ड में लगाएगी। तो उस वजह से क्या होगा, वो मूव करने लगेगा। और पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को दूर दूर भगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को दूर दूर भगाएगा। क्यों, और उसकी वजह से क्या होगा कि इसको फोर्स लगाएगा, फोर्स से वो क्या होगा, मूव करने लगेगा, मूव करने लगेगा, मूव करने लगेगा, हर बार साइकिल बदलेगी, मूव करने लगेगा। उसकी वजह से क्या होगा, एक टाइम ऐसी स्पीड आ जाएगी सर, उस केस में हम लोगों को जितनी रिक्वायर्ड है इसको टारगेट पे भेजने के लिए उतनी हमें मिल जाएगी, और उस केस में हम लोग इसको क्या करा देंगे, एग्जिट करा देंगे, और वो जाके क्या करेगा, टारगेट के ऊपर जाके मीट करेगा। राइट है बेटा। चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं तो आगे हमारे पास आता है कि मान लीजिए अगर कोई भी आप लोगों के पास करंट कैरिंग वायर है, मान लीजिए भैया आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ कुछ है L, ये क्या है, इसकी लेंथ L है, और इसकी वजह से आपको पता है करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो यार ये जो आप लोगों का फोर्स होता है ना, इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगता है ILB। क्या होता है, इसके लगता है जो फोर्स लगता है वो ILB है, और ILB साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है। अब अगर मैं बात करता हूँ, लेंथ इधर है और अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लेंथ इधर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो उस केस में इन दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ILB आप सभी का आ जाता है। क्या आ जाता है, ILB आप सभी का आ जाता है। F इज इक्वल टू ILB आप सभी का आ जाता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं आगे आता है कि यार टू करंट केयरिंग, पहले तो ये पता होना चाहिए टू करंट केयरिंग अगर वायर है तो उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स कितना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है भैया, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं जिससे आप लोग फील करोगे। मान लीजिए मैंने बोला कि सर एक वायर ये है, मैंने बोला ठीक है आई करंट है इसके अंदर, एक वायर ये है, दोनों को मैं पैरेलल ले रहा हूं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, वो है d। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए कि सर अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि दोनों की बात है, यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, अगर करंट फ्लो कर रहा है मैं d डिस्टेंस के ऊपर देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। इसमें I1 है, इसके अंदर I2 है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। क्यों, क्योंकि सर देखिए ये करंट है, d डिस्टेंस के ऊपर देखोगे, देखो अंगूठा अंदर की तरफ उंगलियां, अंगूठा अंदर की तरफ उंगलियां। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ, यानी कि B1। ठीक है, और यहां पे अगर I2 है, भैया देखो I2 करंट यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड। I2 करंट यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड। अगर आउटसाइड है तो भैया यहां पे क्या आ जाएगा, बोला सर डॉट, और डॉट अगर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, B2। अब भैया आप सभी मुझे बताओ इस वायर के ऊपर कौन मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, बोला सर B2 है वो फोर्स लगाएगा, और इस वाले के ऊपर कौन लगाएगा, B1 लगाएगा I2 के। क्यों, क्योंकि I2 किसके प्रभाव क्षेत्र में है, वो है B1 के में, और ये जो B2 है ये किसके प्रभाव क्षेत्र के अंदर है, वो है आप लोगों के B1 जो है वो किसके अंदर है, B2 के अंदर। अब मेरे भैया एक चीज बताओ, अगर करंट की डायरेक्शन ये है, अब मेरे को बताओ करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, देखो क्या हुआ, देखो करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला कि सर देखो करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब मैं बोलता हूं देखो देखता जाना ढंग से, मैंने बोला कि करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, इधर। जैसे आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, और करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, और इधर से भी निकालोगे तो इस तरफ आएगी। तो इस केस में क्या होगा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी पैरेलल लाइन होंगी इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, प्लस सर अट्रैक्शन का फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लगता है बेटा, जब दोनों में सेम डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक यहाँ पे है I1 और इधर की साइड I2 है, तो इस केस में क्या होगा, बोला सर इस केस के अंदर इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। क्या लगेगा बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्शन इनके बीच में लगने वाला है।
ये हो गया फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये क्या हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप सभी का हो गया। तो रिपल्शन और अट्रैक्शन आप सभी को ऐसे देखना। और इसके अंदर आप सभी जानते हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाती है तो मैं बोलता हूं कि फोर्स, अब देखो फोर्स कौन लगाएगा, बोले सर 1 की वजह से 2 के ऊपर फोर्स होगा, 1 की वजह से 2 के ऊपर फोर्स होगा, या मैं बोलता हूं क्योंकि 1 के अंदर 2 बैठा हुआ है तो 1 की वजह से 2 के ऊपर फोर्स होगा। ठीक है, तो ये क्या है, करंट कौन सा है, करंट कौन सा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड 1 वाला है, करंट कौन सा है, I2 है। ठीक है, I2 के ऊपर, या फिर मैं 1 के ऊपर निकाल लूं पहले, या 2 के ऊपर निकालूं, 2 के ऊपर ही निकाल लेता हूं। मैंने बोला 2 के ऊपर 1 की वजह से फोर्स होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, I2 होगा, लेंथ अगर L है तो मैग्नेटिक फील्ड किसका है, B1 का। अब आप जानते हो कि स्ट्रेट वायर जब होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, अभी अभी आपने निकाल के लाया, इनफाइनेटली लॉन्ग जो होता है क्या होता है, B इज इक्वल टू क्या होता है, बोला सर म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई कितना होता है, बोला सर वो होता है 2 पाई R। ठीक है, 2 पाई R होता है 4 पाई R होता है, बताओ 2 पाई R होता है या 4 पाई R होता है, जल्दी बताइए, 2 पाई R होता है 4 पाई R, बोला 2 पाई R, तो ये 2 पाई R मैंने यहाँ पे रख दिया, कितना आ गया, म्यू नॉट I1 2 पाई R। देखो क्या बन गया, बोला सर ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, अगर मैं इसको फोर्स ले लेता हूं तो ये हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाई R और मल्टीप्लाई बाई L। तो ये तुम्हारी एल आर की वैल्यू किसके बराबर है, डी के, क्यों, क्योंकि ये डी इनके बीच की डिस्टेंस है। तो ये आप लोगों का होता है कि म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2 R और L है। अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात की जाती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात है तो ये यहाँ आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा I1 I2 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा R को आप लोग डी भी कंसिडर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ये मैंने डी लिया है तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, डी ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं तो फिर आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये हो गया भैया डी, तो ये हो गया डी, क्योंकि आर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो है आर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप लोगों को फोर्स पर यूनिट लेंथ जो निकालना है वो इस तरीके से आप सभी को निकालना है। अब आगे चलें, आगे जो आता है वो आता है टॉर्क। भैया देखो, अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप लोग देखते हो तो उस केस में आप लोगों का टॉर्क होता है, क्या होता है बेटा, टॉर्क आप लोगों का होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप लोग रख रहे हो किसी भी डाइपोल को, ये डाइपोल ना बोल के मैंने बोला कि बार मैग्नेट को आप रख रहे हो, तो ये कहां से मिलेगा, ये बेटा अगले आप लोग जब चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर बेसिकली आता है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे रहा हूं क्योंकि कल को अगर मान लीजिए आ जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए बस। यहाँ पे टॉर्क कितना होता है, ये अगले चैप्टर में आएगा 5th में। टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, NIAB आप सभी का हो जाता है साइन थीटा, और यहाँ पे जो ये होता है ना, ये NIA होता है, इसको बोला जाता है M का मतलब होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट आप सभी का होता है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, NIAB साइन थीटा आप सभी का हो गया। तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। तो ये हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। यहां से आप लोगों की इसकी यूनिट क्या होती है, एम की यूनिट क्या होती है, बोला सर एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और ये आपका हो गया, किसकी बात है, अगर मैं एम की बात करता हूं। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो बेटा वो हो जाती है माइनस MB साइन थीटा। क्या होती है, माइनस MB साइन थीटा हो जाती है। अगर स्टेबल ओरिएंटेशन की बात करते हो तो स्टेबल कब रहता है इंसान, जब उसकी एनर्जी मिनिमम रहती है, यानी कि माइनस, यानी कि जब थीटा आप लोगों का 0 डिग्री है उस केस में आप लोगों का क्या होगा, एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, यानी कि माइनस MB आप सभी का हो जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं एनर्जी ज्यादा है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल रहता है, अपने आप को अनस्टेबल रखता है। तो थीटा तुम्हारा क्या होगा, जब 180 डिग्री होगा तो उस केस में आप लोगों का एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और एनर्जी जब मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि cos 180 का क्या वैल्यू हो जाती है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, U इज इक्वल टू प्लस MB हो जाएगा। उस केस में एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब एनर्जी मैक्सिमम होती है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यार वहां पे आप लोगों का वो कौन सी कंडीशन में रहेगा, अनस्टेबल कंडीशन में रहेगा। तो थोड़ा सा आपको ये पता होनी चाहिए, राइट है। या आपको आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी, बोला सर जब आपका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, उस केस में आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है कि यार यहां पे देखते हैं क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। भैया देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक तरीके का ऐसा इक्विपमेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए। रीडिंग नहीं मैं बोलूंगा कि यार डायरेक्शन फाइंड आउट के लिए, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो बेटा देखो क्या होता है कि दो हमारी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, कॉइल को रखते हैं। कॉइल के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, कॉइल के ऊपर हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे, आप लोगों का अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं उसके ऊपर वाइंडिंग्स कर देता हूं, और वाइंडिंग करने के बाद में उसके ऊपर स्प्रिंग लगा देता हूं, स्प्रिंग के ऊपर मैं क्या कर देता हूं, पॉइंटर। अब आपको पता है कि यार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कॉइल रखी हुई है तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर टॉर्क लगाएगा, टॉर्क लगा के वो उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, ऊपर से स्प्रिंग मुड़ेगी, और स्प्रिंग मुड़ेगी तो पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन सर पॉइंटर पर रीडिंग कब आती है, पॉइंटर पर रीडिंग जब आएगी बेटा वो तब आती है जब इन दोनों का जो टॉर्क है वो बराबर हो जाए। अब आपको पता है कि सर अभी मैं पढ़ के आया हूं एक पे टॉर्क कितना होता है, बोला सर टॉर्क की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं कॉइल बोल देता हूं, या मैं बोलता हूं मैग्नेट के ऊपर, तो कितना होता है
NIAB होता है टॉर्क मैक्सिमम, और उस केस में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कितना होता है, माइनस के थीटा होता है, और माइनस के थीटा है तो माइनस हमें बताता है अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि स्प्रिंग के लिए, और ये क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो किसके बराबर हो गया, के थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ किसकी वैल्यू बेटा, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि सर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर NIAB डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, के। तो भैया यहाँ से थीटा डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट की वैल्यू के ऊपर। जितना ज्यादा करंट की वैल्यू होगी उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन उसके अंदर होगा। करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर। किसके अंदर मिलेगा बेटा, गैल्वेनोमीटर के अंदर। अब यहां पे एक होता है वर्ड जिसको बोला जाता है करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि बोला सर अगर मैं थीटा के नीचे करंट को ले आता हूं तो वो हमारी क्या कहलाती है, करंट सेंसिटिविटी कहलाती है। क्यों, क्योंकि सर ये हो जाएगा थीटा बाई आई, कितना हो जाएगा, बोला सर NAB डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, के। तो ये हो जाती है करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, वोल्टेज नीचे लेके आना है, और वोल्टेज जब नीचे लेके आओगे तो आपको पता है डिवाइड किससे होगा, आई आर से, और आई से आई कट जाएगा, आर जी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, तो थीटा बाई वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा NAB डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, आई यहाँ पे ले लो, आई आर जी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा, के। आई से आई गया, कितना आ जाएगा, बोला सर NAB डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर जी आप सभी का हो जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या होता है, इसको बोला जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी कि ये करंट और वोल्टेज को कितना जल्दी सेंस कर पाएगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी, कितना जल्दी सेंस कर पाएगा, सेंस करने की क्षमता क्या है इसकी, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो आप लोगों का क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब यहां पे आता है कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या करते हैं बेटा, कभी कभी कन्वर्जन करते हैं, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन करते हैं अमीटर में, वोल्ट मीटर में। भैया गैल्वेनोमीटर का अगर अमीटर में कन्वर्जन करना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बोला सर एक रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, शंट रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गैल्वेनोमीटर के हमने क्या किया, पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया है। क्या किया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने लगा दिया है। और यहां से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि इसके अंदर कुछ करंट जाएगा, पैरेलल के अंदर करंट क्या होता है, डिवाइड होगा। मैंने बोला कि आई करंट इधर जा रहा है, आई जी मान लीजिए आई जी करंट इधर जा रहा है, आई इधर जा रहा है, तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो उस केस में जब हमारी इक्वेशन आएगी वो कितनी आती है, एस इज इक्वल टू आई जी, जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। आई जी जो है वो है करंट इन गैल्वेनोमीटर, जी मतलब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और एस का मतलब है जो आप लोगों का शंट रेजिस्टेंस है, वो आपका हुआ। अगर मैं निकालना चाहता हूं, वोल्ट मीटर को कन्वर्जन करना चाहता हूं किसके अंदर, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्जन करना चाहता हूं वोल्ट मीटर के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। उस केस के अंदर सीरीज में लगाने पर हम लोगों की एक इक्वेशन आती है, वो क्या आती है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई जी माइनस जी, यानी कि V बाई आई जी। आई जी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर करंट हो गया, V मतलब वोल्टेज हुआ, कितना आपने दिया, G मतलब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, R का मतलब क्या हो गया, जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो आपका। तो ये आप सभी का होता है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत बारीकी से और बहुत कम टाइम के अंदर बता दिया है। जिस चीज का जहां पे डेरिवेशन की रिक्वायर्ड वहां पे मैंने डेरिवेशन भी की है, और जहां पे सिर्फ चीजों को समझाने की जरूरत है वहां पे मैंने आप सभी को समझा दिया। आई होप कि आप सभी को इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। अब इसके अलावा अगर आप लोग हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर जुड़ना चाहते हो, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि एग्जाम को पास करना, इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसके अंदर टॉपर बनना। तो टॉपर बनने के लिए आप लोग हमारे प्रीमियम कंटेंट के साथ जुड़ सकते हो। प्रीमियम कंटेंट का मतलब हुआ हमारे टेस्ट सीरीज हुआ, हमारे ई बुक हुआ, हमारी बुक्स हुए, और हमारी लाइव क्लासेस, सबसे इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस है। लाइव क्लासेस के अंदर आप लोग जुड़ सकते हो, क्योंकि वहां पे क्लोज्ड एनवायरनमेंट मिलता है जिससे आप लोग इजीली सारी चीजों को कर पाओगे। तो उसके लिए आप लोगों को कूपन कोड लगाना है, वो है आप लोगों का Y485। Y485 जैसे ही आप सभी लगाओगे तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा। अड्डा के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट देने वाला कोड आपको ये है Y485। और इसके अलावा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 इस परिवार के अंदर, जिससे आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर पाए। मैंने बहुत बारीकी से चीज़ें समझाई हैं, तो एक बार चीज़ों को अच्छे से देखेगा, एक बार रिवाइज करेगा। और इसके अलावा डिटेल लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं, जिसके अंदर सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैंने करा रखे हैं। तो चाहो तो आप लोग उनको पढ़ सकते हो, नहीं तो इसको आप लोग देखिए, बिल्कुल क्विक रिविजन आप सभी का हो जाएगा। 1-1.5 घंटे के अंदर आप लोग पूरी वीडियो को देख के अपनी तैयारी उसको जबरदस्त तरीके से कर लोगे, ठीक है बेटा। और इसके अलावा मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार यहाँ से कॉन्सेप्ट से क्लियर होने के बाद में आप लोग सवालों को बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 CUT चैनल के ऊपर। मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो उसको लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, साथ ही कमेंट सेक्शन करके बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि कैसा आप सभी को ये लगा है। बाय बाय टू ऑल।